Hello guys, welcome again to this discussion on class 9th geography and chapter number 5 हम कर रहे थे कवर एंड चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हम समझ चुके हैं एंड वाइल्ड लाइफ अभी आया नहीं है, तो वो आएगा अभी इसी पार्ट 2 में। सो हमने छोड़ा था प्रेसिपिटेशन पे, आप देख रहे हो रेड लाइन यहाँ पे है। तो आपने तो चलो पार्ट 1 बाद में देखा, पार्ट 2 में तुरंत ही बना रहा हूँ एंड ये अपलोड हो जाएगा तुरंत ही, साथ में हो जाएगा एक दिन के गैप में। ठीक है। सो अल्टरनेट डेज पे वीडियो आती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, हर क्लास की वीडियो मिलेंगी। सो प्लीज़ वॉच कर लेना। सो इकोसिस्टम एंड अगर आपको करंट अफेयर देखने में कोई दिलचस्पी हो तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी आते हैं अल्टरनेट डेज पे। रेगुलर आएंगे कुछ समय बाद। ठीक है, जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा तो उसके बाद रेगुलर आएंगे करंट अफेयर्स भी। ठीक है, हर दिन आएंगे। इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं हम। इकोसिस्टम, ठीक है, अ सिस्टम विच कंप्राइजेज द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर इन। तो इकोसिस्टम एक ऐसे सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरनमेंट है दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं हम इको सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर को इकोसिस्टम बोल सकते हैं, एक हाउस को हम क्या बोल सकते हैं? इकोसिस्टम। एक पूरे फॉरेस्ट को हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या एक इकोसिस्टम है। हम बात करें पूरे अर्थ को, हम एक तरह का इकोसिस्टम बोल सकते हैं, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ये अर्थ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे लैंड है, वाटर है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट है ये, उससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। घर की बात करें, घर इकोसिस्टम कैसे? बिकॉज घर में आके आपको एक अलग इकोसिस्टम मिलता है वहाँ पे। ठीक है, सो आप वहाँ भी तो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो दूसरे से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से और अपने एनवायरनमेंट से। फॉरेस्ट भी एक तरह का इकोसिस्टम है। हम बात करें ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम। तो बड़े से बड़ा मीन्स अर्थ, और छोटे से छोटा मतलब एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, बिकॉज उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्लियर हो गया, एक सिस्टम जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। सो बायोम होता है एक तरह से टेरेस्ट्रियल पार्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑफ एन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब समझते हो लैंड वाला पार्ट। सो वेरी, तो बहुत तरह के बायोम पाए जाते हैं। मतलब बात करें बेसिकली अर्थ पे। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे बायोम की डेफिनेशन क्या दे रखी है? बायोम की डेफिनेशन दे रखी है वेरी लार्ज इकोसिस्टम, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो जिस पे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग तरह की वेजिटेशन हो, एनिमल लाइफ हो, उसको हम कहते हैं क्या? बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन में पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें दो पार्ट होंगे, मॉइस्ट एंड ड्राई। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट। एंड देन हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ें पढ़नी है हमें, और उसके साथ ही ये जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है ख़त्म हो जाएगा। फिर आएंगे अपना वाइल्ड लाइफ पे। और वाइल्ड लाइफ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा ही टॉपिक है, तो वो कवर हो जाएगा इसी पार्ट में, टेंशन मत लो। ठीक है, दो ही पार्ट होंगे, ज़्यादा पार्ट करना भी अच्छी बात नहीं है। द फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। तो जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है 200 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या होती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देर इज नो टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स एज सच। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव को शेड नहीं करते, मतलब वहाँ पे जो लीव है वो झड़ती नहीं है, तो हमेशा ग्रीन रहता है, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। So there is no time for trees to shed their leaves as such. So these forests are appear to green all the year. तो जब वो trees की leaves जो है वो झड़ती नहीं है तो हमेशा green रहेंगे forest, तो हमेशा green दिखते हैं। ठीक है, तो क्या था ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? अभी तक 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल, वो अपने लीव्स को झड़ने नहीं देते, मतलब झड़ते ही नहीं है। ठीक है, और हम बात करें वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज, ये इम्पॉर्टेंट ट्रीज थे। एंड एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर एंड डियर आर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, तो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स थे। ठीक है, देखो एनिमल्स और जो ट्रीज हैं वो एक दो याद कर सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे याद करने की, बट हाँ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर रेनफॉल का भी वो अपने लीव्स में झड़ने देते हैं, हमेशा ग्रीन दिखता है, तो ये सारी चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मॉइस्ट और ड्राई। और किस बेसिस पे? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जितना वाटर पाया जाएगा उस हिसाब से इसे क्लासीफाई कर रखा है। तो अगर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा तो इसको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे, और अगर 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में होगा तो इसको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो क्या क्या ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट? तो टीक, बैम्बू, साल, शीशम एक्सेट्रा। तो ये कुछ ट्रीज थी इंपॉर्टेंट, साल, पीपल, नीम एक्सेट्रा। तो ये ठीक थी यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट हमें सबको पता चल रहा है नाम से कि यहाँ कहाँ पे पाए जाते होंगे, और राजस्थान में जैसे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। इन रीजन लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज पाई जाती हैं, एंड बुशेस। रेड्स, रैबिट, वुल्फ, टाइगर आर कॉमन एनिमल्स। तो यहाँ पे कॉमन एनिमल्स कौन से थे? रेड्स, रैबिट, वुल्फ, टाइगर आर कॉमन एनिमल्स। माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन मीन्स हमें समझ में आ रहा है माउंटेन जैसा कुछ, ठीक है। तो माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। तो इसी के साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आएगा। और किस तरह की वेजिटेशन होगी? माउंटेन फॉरेस्ट मीन्स माउंटेनियस एरिया में क्या होगी? जैसे ही टेम्परेचर कम होगा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो एल्टीट्यूड बढ़ने से ही टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता। आप जब 11th पढ़ोगे उसमें चैप्टर नंबर 6 या 7 है मेरे हिसाब से, जो एटमोसफेयर है, ठीक है, उसमें 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आप पढ़ोगे कि इनमें से कुछ लेयर हैं जहाँ पे हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, इन थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन अभी इतना जान लो कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटता है और जो चेंज लाता है नेचुरल वेजिटेशन में। द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट 2000 एंड 2000 मीटर। जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो फाउंड होता है किस हाइट के बीच में? 1000 से 2000 के बीच में। और हम बात करें बिटवीन 1500 से 3000, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर स्प्रूस एंड सेदार आर फाउंड। तो 1000 से 2000 के बीच में कौन से पाए जाते हैं? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और हम बात करें 1500 से 3000 के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट। और हम बात करें सिर्फ 4500 मीटर तक ही जो लाइफ है वो रह सकती है फॉरेस्ट में, एंड 3500 मीटर पे एग्रीकल्चर समाप्त हो जाता है, ठीक है। सो ये ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। बिकॉज ये वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बना रखी है जीएस बेसिक वीडियोस में, जो कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की तो वो भी देख सकता है इस चीज़ को। At high altitudes, generally more than 3600 above sea level, temperate forest give way to the alpine vegetation। 3600 के बाद क्या होती है? अल्पाइन वेजिटेशन चालू हो जाती है। समझ में आ गया इतना? तो अब आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में बता चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट। और हम बात करें मॉइस्ट जहाँ पे सॉइल होती है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, या हम बात करें वेट वेट सॉइल पे, ठीक है। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट थे? मैंने बता चुका था फर्स्ट पार्ट में कि मैंग्रोव फॉरेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। फाउंड इन द एरियाज ऑफ वास्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड। तो जब इन टाइड्स, जब देखो टाइड्स आती है ना, तो क्या होगा? सॉइल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एक तरह से हम बात करें तो थुलथुली टाइप में हो जाएगी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएगी, वेट हो जाएगी। टाइड्स मतलब क्या? हाई टाइड मतलब वाटर, वाटर की है ना। तो वाटर क्या होगा? जैसे ही टकराएगा सॉइल से तो सॉइल क्या हो जाएगी? वेट हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा उस सॉइल में। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। तो जो, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्ट पे ही पाए जाते हैं। कोस्ट मतलब क्या होता है पता है ना? ये कोस्ट लाइन एरिया हमारी, ठीक है, इंडिया की जो पेनिनसुलर पार्ट और ईस्टर्न एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? कोस्ट, जो जो एरिया जस्ट सी से टच होता है उसको कहते हैं हम कोस्ट, ठीक है। तो ये कोस्ट पे ही पाई जाती है, बिकॉज हाई टाइड या लो टाइड हमेशा कोस्ट पे ही आती है, अंदर नहीं जाएगी वो। दिल्ली वाले रीजन में कभी कोस्ट नहीं आएगी। सुनामी आ रही है अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से उड़ती हुई आ रही है सिर्फ इंडिया, दिल्ली पे ऐसा नहीं होता। दिल्ली पे नहीं टकराएगी वो, कोस्ट पे ही टकराएगी, ठीक है। तो जो मट्टी है वो एक्यूमुलेट होगी उन कोस्ट पे, जैसे डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो इन एरियाज पे जो मैंने अभी रिवर्स के नाम लिए, उन रिवर्स के जो हम बात करें जहाँ पे वो बहती हैं,
उस जगह पे ये पाई जाती हैं क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये पाए जाते हैं कौन से, मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमेशा ये रिवर के आसपास ही पाए जाएंगे, कभी भी सेंट्रल पार्ट में नहीं पाए जाते हैं, कभी नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये बात याद रखना दिमाग में। बात कर लेते हैं मेडिसिनल प्लांट की, इसकी मेडिसिनल प्लांट। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो इंडिया क्या है, नोन है फॉर इट्स हर्ब एंड स्पीसीज स्पाइसेस। तो हमें पता है हम मसालों के लिए बहुत फेमस थे, हमें चलो सबको इतना तो पता होता है कि हाँ हम अपने मसालों के लिए फेमस हैं अपनी, लेकिन हम अपनी हर्ब के लिए भी फेमस हैं। हर्ब मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि जिससे दवाई बना सके, ठीक है, आयुर्वेदा हम बोल सकते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो हम बहुत समय से फेमस है इस चीज़ के लिए। तो कुछ 2000 प्लांट हैं जो कि आयुर्वेदा के लिए हमने क्लासीफाई कर रखे हैं, और 500 एटलीस्ट 5 आर इन रेगुलर यूज़। और जो 500 प्लांट हैं वो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 500। और जो टोटल नंबर है वो है 2000 प्लांट। हम 2000 प्लांट रेगुलरली यूज़ तो नहीं करते, लेकिन हाँ 2000 प्लांट ऐसे हैं जिसको हमने आयुर्वेदा के लिए क्लासीफाई कर रखा है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं इन आयुर्वेदा। और 500 हैं जो रेगुलर यूज में है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट, ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड एंड 49 आर एंडेंजर्ड। तो जो वर्ल्ड कंजर्वेशन की यूनियन रेड लिस्ट मतलब जस्ट वो जो खत्म होने वाले होते हैं ना, तो उसमें तो 352 मेडिसिनल प्लांट हैं, जिसमें से 42 क्या है, क्रिटिकली थ्रेटेंड मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जस्ट होने वाले हैं वो होते हैं, और 49 होते हैं एंडेंजर्ड मतलब अभी हैं थोड़े बहुत, लेकिन बस हाँ एंडेंजर्ड है मतलब अब खतरे में है, ठीक है, उनको बचा सकते हैं। सो इतने में से आप 42 प्लस कर दो 49, तो कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 101। तो इतने मतलब 352 मेडिसिनल प्लांट में से 101 आर ऑलमोस्ट एट द एंड, तो मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो 251 बचेंगे सिर्फ, ठीक है। सर्पगंधा, तो कुछ प्लांट हैं कॉमनली यूज किए जाते हैं जो इंडिया में। सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया। तो ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए सर्पगंधा, अब आपके घर में किसी पर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, तो आप ये प्लांट उसे मतलब जो भी है रस वस निकाल के दे सकते हो, और जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। जामुन, द जूस फ्रॉम राइप फूड इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज कैरिमिनेटिव एंड डायरेटिक एंड हेल्थ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। सो जिसको खाना ना पचता हो, जिसको खाना पचाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो उसको आप इसका जूस दे सकते हो, वो हेल्प करेगा इस चीज़ में। अर्जुन, प्लांट के नाम है ठीक है, अर्जुन। द फ्रेश जूस ऑफ लीव इज अ क्योर ऑफ एयर एक, मतलब अगर कान में दर्द हो, कान में, ठीक है, तो आप इसको इसके मतलब जूस दे सकते हो इनकी पत्तियों का। और ये ब्लड प्रेशर में भी मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी काम आता है। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर, ठीक है। जामुन डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है। अर्जुन ईयर एक मतलब कान का दर्द ठीक करता है। बबूल, लीव्स आर यूज्ड एज ए क्योर फॉर आई। तो अगर आंखों में हम बात करें, कुछ होता है ना, कभी कभी जलन होती है, तो उसको ठीक कर देता है ये। नीम क्या है, सबको पता है, नीम तो मतलब ये है कि सभी को पता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास, चोट लग जाए नीम लगा लो, दाने हो रहे हैं नीम पी लो, ठीक है। तो बहुत तरह की नीम मतलब नीम हम हर जगह यूज कर लेते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइल्ड लाइफ। सो लाइक इट्स मतलब इंडिया की फ्लोरा की तरह हमारे पास फौना भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने पहले ही पार्ट में डिस्कस किया था। यस, हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम बात करें एनिमल स्पीसीज है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, जिसमें से एंड अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 90,000 एनिमल स्पीसीज, 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, और जो कि 13% है वर्ल्ड का टोटल। तो 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल हमारे पास है इंडिया में ओनली, ठीक है, ओनली इन इंडिया 13% ऑफ वर्ल्ड टोटल। देर आर 2546 मतलब 2546 स्पीसीज ऑफ फिश। तो हमारे पास इतनी स्पीसीज हैं फिश की, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड। तो 12% वर्ल्ड फिश इंडिया में पाई जाती हैं ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। इट इज ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। तो 5% एम्फीबियन एंड 8% हमारे पास मैमल्स। देख रहे हो कितने ज़्यादा अमीर हैं हम फौना की स्पीसीज में। 90%, 90,000 टोटल स्पीसीज, 2546 स्पीसीज ऑफ हमारे पास क्या है, फिश हैं, जो कि 12% है वर्ल्ड की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम बहुत रिच हैं इन फ्लोरा एंड फौना, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, अंबानी की बात है हम इस टाइम पे ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। तो
ट्रू मतलब हम सबको पता है कि हम कितने लालची हैं, बेसिकली ये ट्रू है। सब लालची हैं, सब क्या पढ़ते भी क्यों, पैसे के लिए कि नौकरी लगेगी आगे जाके। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो यही है सिंपल, कि हम बहुत लालची हैं, ठीक है, लिटरली सब है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्लोरा और फोना को मतलब डैमेज पहुंचाते हैं। सबको पता है कि हम मतलब ट्रेडिंग होती है एक तरह से एनिमल की खाल की, मतलब टाइगर की खाल बहुत महंगी होती है ना, एलिफेंट के दांत, ठीक है। तो वो बहुत चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं, और जिसकी फौना जो है वो कम हो रहा है, फ्लोरा भी हाथ बहुत हद तक कम हो रहा है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, 104 नेशनल पार्क हैं, और 550 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं हम एनिमल्स को और प्लांट्स को, ठीक है, बेसिकली ये है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस गिवन टू मैनी बोटेनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंशियल मतलब पैसे से, और टेक्निकल असिस्टेंस हमने मदद की है बहुत बोटेनिकल गार्डन्स की, सिंस 1992 प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर गोइंग ऑन। सो 1992 से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट को चालू कर दिया, और इफेक्टिव भी है। प्रोजेक्ट टाइगर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ 1452 टाइगर्स थे, अप्रोक्सीमेट 1400 तो पक्का थे, लेकिन आगे का मुझे क्लियर नहीं है। बट अब एज ऑफ नाउ तो 2019 में हमारे पास कितने टाइगर थे, 2967, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इतने टाइगर्स थे। सो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टाइगर्स के जो नंबर हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के पास 70% ऑफ टाइगर्स हैं। सिर्फ ऐसी 10 या 12 कंट्री हैं जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। सो यस, वी आर इम्प्रूविंग एंड अच्छी बात है। चलो, आपके लिए ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था कि कितने नंबर ऑफ टाइगर हैं, बस ये इंपॉर्टेंट था कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने तरह के प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। तो ये आपके सामने है सारा डाटा, एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। एंड चैप्टर नंबर 5 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, एंड देन अब 6 आएगा, जल्द आएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सिक्स आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 10th में, एंड 10th की वीडियो भी डालना चालू हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।